नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 13 और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा पिछला वाला लेक्चर है उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हम क्या डिस्कस कर रहे थे, जो गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म होता है उससे रिलेटेड एप्लीकेशन क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। और हमने जो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है उसका कि फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकली चार्ज सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या बोल सकते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है या फिर कैसे हम फाइंड करते हैं गॉस लॉ की हेल्प से, वो हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। और उसमें हमने कम से कम कितने क्वेश्चन कर रखे हैं, 7 क्वेश्चन कर रखे हैं, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा है ना। अब बात करते हैं किसकी, कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या मेरे पास क्या होगा, कोई एक सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है कि सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ। तो सबसे पहले समझो कि सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब। मान लिया ये क्या है, मेरे पास कोई एक सिलेंडर है यूं करके, और इसमें क्या है, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस सिलेंडर में क्या है, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूं करके। ओके, थोड़ा देर ऐसे एज्यूम कर लो। ओके, अभी मैं इसकी लेंथ में या फिर इसकी विड्थ क्या है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो ये कोई क्या है, एक सिलेंडर है और इसमें क्या है, इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस अगर यहाँ पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी क्या होगी, कुछ चार्ज डेंसिटी होगी। लेट अस से चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है। जो रो है इसकी, ये क्या है, चार्ज डेंसिटी है। ये क्या है, इसकी चार्ज डेंसिटी है। नाउ अब मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कब कहूंगा, तो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये कहने का क्या मतलब हुआ कि जो चार्ज डेंसिटी रो है या तो क्या हो, कांस्टेंट हो। जो चार्ज डेंसिटी रो है वो क्या हो, या तो कांस्टेंट हो या क्या हो, जो चार्ज डेंसिटी रो है ये किसका फंक्शन हो, एस का फंक्शन हो। किसका फंक्शन हो, एस का फंक्शन हो। और यहाँ पर एस क्या है, एस इज ए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। एस क्या है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एस क्या है मेरे पास, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। ठीक है, जैसे सिलेंड्रिकल कितने 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, क्या, एस, फाई एंड जेड। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, एस जो है वो क्या है, उन्हीं में से एक है, यानी फर्स्ट वाला। यानी जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते क्या है, एस, फाई और जेड होते हैं। और जो एस है वो क्या है, ये वाला एस है। ठीक है, जो एस है यहाँ पे लिखा है वो ये वाला एस है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द सिलेंडर। अगर मेरे पास ये क्या है, इस तरह का सिलेंडर है, तो यहाँ से इस एक्सेस जो डिस्टेंस होती है, माना जैसे जेड एक्सेस, इसको क्या बोल दिया मैंने, जेड कैप एक्सेस बोल दिया। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसे मैं क्या बोलता हूँ, एस बोलता हूँ। क्लियर है बात। तो अगर मेरे पास रो कांस्टेंट हो या फिर किसका फंक्शन हो, एस का फंक्शन हो, तब इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको। ठीक है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, आइदर रो इज कांस्टेंट और इट इज ए फंक्शन ऑफ एस। ठीक है, अगर रो ऐसा हो कि रो इज ए फंक्शन ऑफ फाई, किसका फंक्शन हो जाए, वो फाई का फंक्शन हो जाए, तब मैं उसे सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक नहीं बोलूंगा। इसका मतलब रो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, रो फाई होना चाहिए। यानी ये रो है वो फाई का फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को यहाँ पर कॉस फाई दिखा, कुछ इस टाइप का दिखा कि रो इक्वल टू एस साइन फाई, ऐसा कुछ दिखा, देन वी कांट से दिस इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में ये सिलेंड्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। और इस केस में हम गॉस लॉ एप्लीकेबल भी नहीं होगा, एप्लीकेबल तो होगा लेकिन हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ बोल सकते हैं यूजफुल नहीं होगा। गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट यहाँ पर वो यूजफुल नहीं होगा। तो ये ऐसी चीजें नहीं हो सकती। नाउ अब बात करते हैं कि गॉस लॉ किन किन, मतलब कौन कौन सी ज्योमेट्री के लिए, या बोल सकते हैं किस टाइप के सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री के लिए जो गॉस लॉ होता है वो एप्लीकेबल होता है। हमने जब ये स्टार्ट कर रहे थे हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पर इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की बात करते हैं, या बोल सकते हैं इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर की बात करते हैं, या किसकी बात करते हैं, वेरी 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 लॉन्ग सिलेंडर की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो हियर वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरी या फिर इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। ठीक है, या इसको ये भी लिख सकता हूं, इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं इसको मैं, इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर भी लिख सकता हूं। ठीक है, इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर भी लिख सकता हूं, या इसको मैं यही बोल सकता हूं कि वेरी वेरी लॉन्ग वायर, ये भी इस वर्डिंग हो सकती है। क्या, वेरी वेरी लॉन्ग
लॉन्ग वायर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या वर्डिंग ये भी हो सकती है वेरी वेरी लॉन्ग सिलेंडर, ये भी क्या हो सकती है, वर्डिंग हो सकती है वेरी वेरी लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है। तो जब जब इस टाइप की वर्डिंग हमें देखने को मिले तो हमें समझ जाना चाहिए, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ क्या करना है, लगाना है, ठीक है। वो किस सब सिर्फ और सिर्फ कब हम गॉस लॉ लगा पाएंगे यहाँ पर, जब हमारे पास क्या होगा, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर होगा, या फिर बोल सकते हैं इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर होगा। ना क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए अब कि यहाँ पर ये चीज क्यों हुआ, फिर इनफाइनेटली लॉन्ग वायर ही क्यों लिया हमने, एक अगर फाइनाइट लेंथ का वायर है तो हम उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों फाइंड नहीं कर सकते गॉस लॉ की हेल्प से। देखो तो यहां पर क्वेश्चन ये निकल के आता है कि वाई, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, या फिर उससे पहले एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि जैसे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले क्वेश्चन ये आना चाहिए कि व्हाट विल बी द गॉसियन सरफेस हियर, तो व्हाट विल बी द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन तो ये आना चाहिए कि व्हाई हियर वी टेक इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर या फिर इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये आना चाहिए हमारे पास कि व्हाई वी आर टेकिंग इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, या फिर सिलेंडर, कुछ भी बोल सकते हैं। अब एक चीज लेके चलेंगे यहाँ पर, हर बार मतलब हर चीज मतलब जो जितने यहाँ पर लिखे हैं वो सबके सब एक साथ नहीं लिखेंगे, ठीक। तो एक चीज यहाँ पर लेके चलते हैं, किसकी बात करते हैं, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की बात करते हैं। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट विल बी द गॉसियन सरफेस एंड सेकंड विल बी द व्हाई वी आर टेकिंग इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। तो पहले वाले का आंसर दें, तो पहले वाले का आंसर आप सब लोगों को पता है, आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है कि हियर वी टेक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। अब उसका आंसर क्या है वो भी हमें सॉरी वो भी हमें चाहिए, ओके। तो व्हाट विल बी द गॉसियन सरफेस, इसके आगे लिखो एंड वाई दिस, मतलब जो गॉसियन सरफेस लेंगे उसे हम क्यों लेंगे। तो आंसर लिखो, आंसर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, हियर गॉसियन सरफेस विल बी सिलेंड्रिकल। कैसा होगा, विल बी सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। शेप में कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। क्वेश्चन अब आगे आता है कि क्यों सिलेंड्रिकल ही क्यों लिया, हम तो कुछ भी ले सकते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है, क्योंकि गॉस लॉ यही तो बोलता है कि गॉसियन सरफेस का शेप कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने सिलेंड्रिकल ही क्यों लिया। देखो इसका आंसर क्या है, हियर वी टेक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बिकॉज हियर वी टेक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, बता सकता है कोई सरफेस, बिकॉज वी वांट टू टेक, या फिर बोल सकते हैं बिकॉज वी वांट टू मेक लिखो, वी वांट टू मेक एंगल बिटवीन, अभी लिख लो, अभी मैंने डायग्राम पहले बनाना चाहता वैसे कोई बात नहीं, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर वी वांट टू मेक एंगल बिटवीन, वैसे आपको पता है कि एंगल बिटवीन ई और जो मेरे पास क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है सरफेस के, उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए। वी वांट टू मेक एंगल बिटवीन ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एन कैप क्या है मेरे पास, नॉर्मल टू सरफेस, वी वांट टू मेक एंगल बिटवीन ई एंड एन कैप आइदर 0 डिग्री और पाई रेडियन, ठीक है। या तो 0 बनाना चाहते हैं या कितना बनाना चाहते हैं, पाई बनाना चाहते हैं। क्यों, सो दैट वी कैन टेक मैग्नीट्यूड ऑफ ई आउट फ्रॉम द इंटीग्रल साइन, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, जो मेरे पास क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ई है उसे क्या कर सकूं मैं, इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल सकूं। और तभी तो मैं, अगर ई इंटीग्रल साइन से बाहर आएगा तभी तो वहां पर क्या कर सकता हूं, ई फाइंड कर सकता हूं। देखो मैं समझाऊंगा आपको क्या करना चाह रहा हूं मैं। तो पूछा गया है मेरा, ये रहा, देखो
ओके क्या करना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास अज्यूम करो कि ये क्या है, एक वायर है, ठीक है, तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग लेके चलते हैं, ठीक है। अभी हम जानेंगे कि इन्फाइनाइट लॉन्ग क्यों होता है, वो पता है हमको, हम लेते हैं, लेकिन क्यों होता है वो अभी तक पता नहीं है, ठीक है, समझेंगे हम उसको। ओके, तो ये क्या है, मेरे पास एक वायर है यूं करके, और इसमें क्या है, कुछ चार्ज इस तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी पर, यहाँ पर कोई पॉइंट पी अज्यूम कर लिया, और यहाँ पर क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है इस चार्ज वायर के कारण। तो क्या करते हैं, एक चीज और यहाँ पर जो हमने नहीं लिखा, जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो किससे पास होना चाहिए, कि जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पर ऐसे नोट करके लिख दो, नोट करके लिख दो, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस must pass through point at which we want to find इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, उस पॉइंट से हमारा जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए। ओके, नाउ जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर हम कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। अज्यूम कर लो दिस इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लाइक दिस। और एक चीज और कि जो अगर सिलेंडर गॉसियन सरफेस है, जो मेरे पास वायर है वो मस्ट बी ऑन द एक्सेस ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर एक चीज और लिखनी पड़ेगी हमको, यहाँ पर थोड़ा सा जगह चाहिए, तो यहाँ पर और लिखो, इसे नोट में आगे लिखना, यहाँ तो लिख दिया, एंड वायर, या फिर बोल सकते हैं हाँ, एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर will be situated at the axis of cylindrical Gaussian surface, at the axis of cylindrical Gaussian surface, ठीक है, गॉसियन सरफेस। जो मेरे पास ये वायर है ये कहां पर होना चाहिए, किससे पास होना चाहिए, जो मैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहां पर अज्यूम करूंगा उसकी एक्सेस से, ठीक है, यानी उसके सेंटर से के बीच से जो लाइन जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर की एक्सेस बोलेंगे, यानी जिसके अबाउट सिलेंडर का कर सकता घूम सकता है, वो क्या है, ये वाला है। तो दिस थिंग इज एक्सेस, और ये क्या बन गया मेरा यहाँ पर इस तरीके से गॉसियन सरफेस बन गया, ठीक है, यूं करके बना दो। ओके, फिर यूं करके, ओके, दिस इज माई गॉसियन सरफेस। ओके, अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि क्यों हमने यहां पर क्या लिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी जो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकली क्यों लिया। आंसर दिया कि हमने दोनों के बीच का एंगल, यानी एन कैप और ई के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए। अब इस पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, और ये पी पॉइंट है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कहाँ की ओर होगा, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव चार्ज है, यानी बाहर की ओर होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। और अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसके कारण, किसके कारण, यानी यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब नॉर्मल टू द सरफेस, यहाँ बोल सकते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहाँ की ओर होगा, ऑब्वियसली बात है बाहर की ओर। अगेन दिस इज आर कैप, यहाँ बोल सकते हैं एन कैप बोलो, आर कैप नहीं, एंड दिस एन कैप विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एस कैप। किस डायरेक्शन में है ये, एस कैप डायरेक्शन में, यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये डायरेक्शन कौन सी है, एस कैप डायरेक्शन है। अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, एस डिस्टेंस पर है, तो दिस थिंग इज एस कैप, तो ये क्या होगा, मेरा एस कैप होगा। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। अगर इसके अलावा आप कोई दूसरी यहाँ पर ज्योमेट्री ले लेते या फिर दूसरा कोई शेप ले लेते, तो यहाँ पर ये एंगल 0 नहीं बन पाता, या फिर बोल सकते हैं पाई नहीं बन पाता, कुछ और एंगल बन जाता। अगर कुछ और एंगल बन जाता तो ई को इंटीग्रेशन साइन से, अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन साइन की बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन साइन का मतलब क्या हुआ कि ये जो गॉस लॉ में इंटीग्रेशन आता है, तो ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय कितना आया, एप्सिलॉन नॉट आया। अभी इसकी बात नहीं करते, हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। हमने इस ई को कहाँ लाना है, इससे बाहर लाना है। ई को इससे बाहर लाने के लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, ई का मैग्नीट्यूड आना चाहिए। और ई का मैग्नीट्यूड कब आएगा, जब ये एन कैप और ई की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो ये क्या है मेरे पास, एस कैप डायरेक्शन में है, तो इफ जो मेरे पास ई कैप है वो क्या है, पैरेलल टू एन कैप है, देन जो मेरे पास ई वेक्टर डॉट एन कैप हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई के बराबर हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ई। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ई कांस्टेंट है, देखो। और एक चीज और, इसको मैंने इसके सेंटर से क्यों गुजारा, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि मतलब सेंटर से ही क्यों। ओके, मतलब बोलते हैं इसकी एक्सेस से ही क्यों, अगल बगल क्यों नहीं,
क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि पूरे सरफेस पर जो मेरे पास गॉसियन सरफेस है उसकी पूरी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो क्या हो कांस्टेंट हो। वो कब पॉसिबल है, जब ये वायर किससे जाएगा, इसकी एक्सेस से होता हुआ जाएगा। अगर उसको यहां से थोड़ा शिफ्ट कर दूं ना, मैं यहां पर रख दूं वायर को, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाएगा और इस सरफेस में अलग हो जाएगा और पीछे वाले सरफेस में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये क्या है, ऐसे पूरी है ना सरफेस यूं करके, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर मैं क्या करूं, इस वायर को यहां पर से पास कर दूं, ठीक है, अगर वायर मेरा ऐसे पास हो जाए, ठीक है, बुरा नहीं रहा, ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, अभी सेंटर से पास कर रहे हैं तो सेंटर से जो डिस्टेंस है सरफेस पर हर पॉइंट पर क्या है, सेम है और किसके बराबर होगी, इसकी रेडियस के बराबर। यानी जो गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम कर रखा है बोलते हैं एस के बराबर, ठीक है, रेडियस मत बोलो, क्या बोल दो, एस बोल दो। एस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम द वायर। ओके, इतनी बात क्लियर है नाउ, ठीक है। तो ई जो ई है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसको हम बाहर ले सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से मेरे बाहर आ गया, तो ये क्या मेरे पास आ गया, मेरे पास क्लोज इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस और इनटू कितना आ जाएगा डी एस, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड में कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब हमारा काम क्या है, इस चीज को सॉल्व करना और फिर इसे सॉल्व करना, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ई निकल जाएगा। तो समझ में आई बात कि गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पर सिलेंड्रिकल ही क्यों लिया, कोई और टाइप का गॉसियन सरफेस हमने क्यों नहीं लिया, तो उसका रीजन क्या है, ये है ना। अब कुछ बच्चे यहाँ पर दिमाग लगा रहे होंगे कि यहाँ पर दो सरफेस और हैं, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, और आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है कि इन सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है, या फिर इन सरफेस से पास करने वाला गॉसियन फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। और यहीं से जो हमने क्लास 12 में पढ़ते हैं वो हम आधा अधूरा पढ़ते हैं, हम उसको पूरा नहीं पढ़ते हैं। हम ये बोल देते हैं कि यहाँ से फ्लक्स 0 होगा, तो ये भी मतलब ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इनका फ्लक्स में, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो ध्यान से देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई वी आर टेकिंग इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, वही क्या है, रीजन है, ठीक है, वही क्या है, रीजन है कि हम क्या लेते हैं, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर लेते हैं। देखो समझो, देखो सॉरी, पहले ये लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समझ में आ गया ना, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको मतलब थोड़ा सा हैरान भी कर सकता है कि मतलब हमने तो ये पढ़ा नहीं था, हाँ आपने नहीं पढ़ा था, इसका मतलब ये नहीं कि आपको टीचर ने वो गलत पढ़ाया था, उन्होंने बिल्कुल सही पढ़ाया था, लेकिन आपसे कुछ चीज़ें छुपा दी जाती है क्लास 12 में, जो कि आपको कहाँ जाके पता चलती हैं, जब आप बीएससी में जाते हो या फिर एमएससी में जाते हो, वहाँ जाके क्या होती हैं, पता चलती हैं। ओके, तो देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आंसर नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 ही लिख दो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो कि वाई वी आर टेकिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर लिखो। ओके, देखो सिंस इन क्लास 12 एक बात देखें कि हाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पर देखो, सिंस लेट अस सी एट फर्स्ट let us see how we calculate electric field due to infinitely long wire in class 12 हमने कैसे पढ़ा था, हमने क्या बोला था, देखो हमारे सर ने क्या बोला था हमसे, या फिर मेरे सर ने, आपके सर ने क्या बोला था कि ये क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है यूं करके, और जिसमें की जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा है या फिर कुछ भी है, या रूम लैम्डा मान लो, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा मान लो, यहाँ बोल सकते हैं इसमें क्यू चार्ज क्या है, इस पूरे वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ बोल सकते हैं इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा है, लैम्डा इज इट्स चार्ज डेंसिटी, एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, और जो किससे पास होगा, इस पॉइंट पी से पास होगा, और जो ये मेरे पास वायर है ये कहाँ होगा, उसकी एक्सेस से पास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, ओके, यूं करके, ओके, लाइक दिस। ये क्या कर दिया हमने, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस यूं करके ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ अब देखो और अज्यूम कर लो कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, लेट अस से दिस इज एट डिस्टेंस एस, ये कितनी डिस्टेंस पर है, एस डिस्टेंस पर है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, एस डिस्टेंस पर है। और अब देखो यहाँ पर कितनी सरफेस है, 3 सरफेस है, इसको बोल दो सरफेस 1 बोल दो, इसे क्या बोल दो, सरफेस 2 बोल दो, और इसे क्या बोल दो, सरफेस 3 बोल दो। गिलास देखा ना आपने, तो गिलास की 3 सरफेस होती है, तो उस तरीके से गिलास है यूं करके, गिलास के अंदर से क्या डाल दिया हमने, वायर डाल दिया। ओके, नाउ अब देखो सिंस वी नो फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है मेरे पास, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस। अब ये पूरा सरफेस है, इन तीनों को मिलाकर सरफेस एस बना है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर देखो दिस इज ई डॉट
एन कैप इंटू डी एस एंड दिस विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब देखो क्यू इनक्लोज का मतलब इस पूरे सरफेस ने कितना चार्ज क्या कर रखा है, इनक्लोज कर रखा है। उससे पहले मुझे ये चीज़, इसको क्या लिखता हूँ देखो मैं, ये 3 सरफेस में डिवाइड है, इसे क्या लिखता हूँ देखो मैं, दिस इज ओवर ए सरफेस S1 नहीं वाला सरफेस, दिस इज ई डॉट N1 कैप। N1 कैप कहने का क्या मतलब हुआ कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द सरफेस 1, दिस सरफेस 1 और इसके नॉर्मल यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, P पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो दिस इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर N1 कैप, तो ये क्या हो गया मेरा N1 कैप हो गया एंड दिस इज DS, फिर प्लस कितना आ जाएगा देखो, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस S2 और ये क्या आ जाएगा मेरे पास E वेक्टर डॉट N2 इंटू DS। N2 क्या है यहाँ पर, N2 इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द सरफेस 2, तो दिस इज सरफेस 2, दिस इज सरफेस 2, दिस वन इज सरफेस 2। ओके, तो यहाँ क्या है मेरे पास, ये N2 वेक्टर है, दिस इज N2 वेक्टर, ठीक है, इसके नॉर्मल यूँ करके एंड दिस इज नॉर्मल यूँ। ओके ना, फिर क्या आ जाएगा देखो, प्लस यहाँ तक मेरे पास कितना इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस S3 और यहाँ पर क्या आ गया, ये E डॉट N3 कैप भी आएगा, ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा DS और N3 क्या है, N3 इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द दिस सरफेस, इस सरफेस जो नॉर्मल है ये दिस इज N3 कैप और यहाँ पर DS एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, कहाँ पर, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, देन दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, होगा नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इससे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, दिस इज वायर ड्यू टू दिस वायर एट दिस पॉइंट P। ओके और यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर। ठीक, क्लियर है बात। ओके, तीनों सरफेस पर निकाल दिया, यहाँ पर भी इधर की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी इसके कारण भी सॉरी यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की ओर और यहाँ पर भी इधर की ओर। ना यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 90 है, यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू कितना है 90 है और यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना है मेरे पास 0 है या नहीं है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90, यहाँ भी थीटा इक्वल टू 90 और यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना है मेरे पास 0 है। तो जब भी थीटा 0 होगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज cos 90 कितना होता है 0 होता है। तो इसका मतलब इस सरफेस और इस सरफेस में एंगल कितना है 90 है, तो ये चीज कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी ऑल्सो 0। तो तभी हम बोलते थे क्लास 12th में कि इस सरफेस 2 और 3 से पास होने वाला फ्लक्स, ये तो क्या है, दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 2 एंड दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 3 एंड बोथ विल बी इक्वल टू 0, वाई थीटा इक्वल टू 90। आंसर क्या है उनका, बिकॉज थीटा इक्वल टू क्या है इन दोनों केस में 90 है। तो बचा क्या मेरे पास, ये वाला चीज बचा, तो दिस इज ओवर ए सरफेस S1 और ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर E डॉट N1 कैप इंटू कितना आ जाएगा DS आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड में कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज डिवाइड में कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। नाउ N1 कैप, तो N1 कैप किस डायरेक्शन में है, अगर मैं सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो N1 कैप इन द डायरेक्शन ऑफ S कैप, किस डायरेक्शन में है, ये S कैप डायरेक्शन में है। तो यहां पर मैं इसको S कैप लिख सकता हूं, तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा देखो, दिस इज S1 E डॉट दिस इज S कैप इंटू कितना आ जाएगा DS एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और दिस Q विल बी लाइन चार्ज ओवर ए लाइन चार्ज एंड लैम्डा इंटू कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू DL कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू DL आ जाएगा। ठीक है, दिस इज DQ है ना, तो सब एक छोटे से चार्ज एलिमेंट में कितना चार्ज है, DL चार्ज है और मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये कितना आ जाएगा और उसको इंटीग्रेट करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज इनसाइड दिस सिलेंडर। और DL क्यों बोला, अज्यूम करो कि इसकी लेंथ कितनी है, L है, इस पूरे की लेंथ कितनी बोल दिया हमने, L बोल दिया, जो गॉसियन सरफेस अज्यूम कर रखा है उसकी लेंथ कितनी है, L है, तो ऊपर वाले की तो बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, नाउ अब देखो नाउ ये क्या हो जाएगा मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो क्या आ जाएगा यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो निकाल दो बाहर और अंदर कितना बच गया देखो, DS बच गया ओवर ए सरफेस S1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा इंटू DL का मतलब इस पूरे वायर की लेंथ कितनी, जो इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर है। ठीक है, बिकॉज दिस इज क्यू इनक्लोज, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितनी लेंथ है, L लेंथ है, तो इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर L आ जाएगा और DS इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई, दिस इज सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई RL, ये कितना हो जाएगा 2 पाई RL, R की जो कितना है यहाँ पर S है, तो 2 पाई SL हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड लैम्डा इंटू कितना आ गया L आ गया, L से L क्या हो जाएगा उड़ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई
एस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई वेक्टर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज 2 लैम्डा अपॉन एस, और किस डायरेक्शन में आएगा, एस कैप डायरेक्शन में। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एट दिस पॉइंट पी, दिस इज ड्यू टू दिस चार्ज। ओके, ये तो मतलब कहाँ का था, हमने अभी तो सीखा था क्लास 12th में, वो बात करी हमने कि यहाँ पर हमने किस तरीके से क्लास 12th में ये निकाला, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, और वहाँ पर हमने क्या किया, तो दिस थिंग विल बी द 90 हियर, ई एंड N2 के बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा, और यहाँ पर भी ई और N3 के बीच का एंगल 90 होगा, तो इन दो सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगेन क्वेश्चन का आंसर, मतलब आंसर किसका चाहिए हमें ये इनफाइनाइटली लॉन्ग क्यों लिया, हम फाइनाइट भी तो ले सकते थे, कि हमने ये इनफाइनाइटली लॉन्ग ही क्यों लिया, क्वेश्चन हमारे पास ये है ना। देखो क्वेश्चन हमारे ये एक चीज छुपाई गई कि अगर मेरे पास जो वायर होता वो क्या होता, फाइनाइट होता, तो उसके कारण क्या इफेक्ट आते, अगर मुझे वो पता चल जाते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखो अगर मैं ये बोलूं कि मेरा वायर क्या है, फाइनाइट है, इफ आवर वायर इज फाइनाइट, इफ आवर वायर इज फाइनाइट, अगर हमारा वायर कैसा हो, फाइनाइट हो, देखो ध्यान से देखो, दिस इज फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इफ आवर वायर इज फाइनाइट, अगर मेरा वायर कैसा हो, फाइनाइट हो, तब क्या होगा, इफ आवर वायर इज फाइनाइट, हमारा वायर कैसा हो, फाइनाइट हो, देखो तब क्या हो जाएगा। मान लिया अभी थोड़ा वायर को मैं जो दिखाना चाह रहा हूं उसके लिए मुझे वायर थोड़ा मोटा बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो वायर को मैंने क्या कर दिया, जूम कर दिया, तो वायर को जूम करके माना वो ये हो गया वायर, तो दिस इज वायर, नाउ दिस इज माई वायर एंड दिस इज फाइनाइट लेंथ, माना वो 10 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, या मुझसे 30 सेंटीमीटर का वायर मैंने यहाँ पर इस तरीके से क्या कर दिया, बना दिया। ओके, और इसमें क्या है, कुछ चार्ज है, अब देखो यहाँ भी चार्ज होगा, देखो जैसे मैंने वायर को क्या किया, जूम किया, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, देखो क्योंकि अभी चार्ज कहाँ है, इनकी फेस पर भी है, और हमने इस फेस पर चार्ज की मतलब उसके बारे में सोचा ही नहीं कि जो भी होगा, माना यहाँ पर तक वायर है और यहाँ पर इस फेस में चार्ज होगा नहीं होगा, तो उस चार्ज के कारण भी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो उसके फेस में। ये तो क्या निकला कि इसके वॉल्यूम में, या बोल सकते हैं इसके सरफेस में कितना चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमने इतना, लेकिन यहाँ भी तो चार्ज है, इस फेस में तो चार्ज है, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ओके, कर रहे हमने बात करी, हमने इसकी बात नहीं करी, तो इसका क्या करें, जो फेस पर चार्ज है इसका क्या करें। देखो अगर मैं यहाँ पर अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, माना इस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, यूँ करके, तो कर दो ड्रॉ, यूँ करके ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर इससे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और दिस इज N1 कैप, ये क्या निकला मेरा, N1 कैप निकला ना। अब यहाँ पर देखो ये सरफेस है, और यहाँ पे मेरे पास जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा यहाँ की ओर हो जाएगा, तो दिस इज N2 कैप बिकॉज दिस इज सरफेस 2, दिस इज सरफेस 1 एंड दिस इज सरफेस 3, तो N1 ऊपर की ओर हो जाएगा ना। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मेरे पास वायर का ये देखो, ये ऊपर वाला देखो टुप्पा इसका, ठीक है, इससे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा नहीं होगा, बताओ होगा नहीं होगा ये बताओ। अब हमने क्लास 12 में क्या लिया था, ऐसा लिया था, क्लास 12 में कैसा लिया था हमने, ऐसा लिया था, क्यों, हमने ये बोल दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास वायर है वो कैसा है, लॉन्ग वायर है, और हमने इसका आंसर नहीं दिया कि वायर लॉन्ग क्यों है, वही आंसर हम देने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक फाइनाइट वायर लेके। ओके, फिर हम यहाँ से रीजनिंग करेंगे कि मतलब लॉन्ग वायर ही चलेगा, फाइनाइट वायर होगा तो गड़बड़ हो सकती है। देखो अब देखो जैसे ही यहाँ पर मैं फाइनाइट वायर लिया तो यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस पार्ट, ये जो सरफेस, ये वाला सरफेस है ना, यहाँ पे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन है, इसके कारण सेम केस यहाँ पर भी होगा। देखो एरिया एलिमेंट यहाँ बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर इधर की ओर है, दिस इज N3 कैप, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा, लेट अस से दिस इज E, यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू कितना है, 0 है, यहाँ भी थीटा इक्वल टू कितना है, 0 है, यहाँ भी थीटा इक्वल टू कितना है, 0 है। तो इस केस में देखो, अगर आप यहाँ से ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिया, यहाँ एंगल इन दो फेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0 हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द एंगल इज 90, E और N3 और E और N2 के बीच का एंगल कितना है, 90 है, इसलिए यहाँ से जाने वाला फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन इस केस में यहाँ पर फ्लक्स 0 नहीं है, जैसे ही मैंने फाइनाइट वायर लिया तो कहानी क्या हो गई है, बहुत अलग हो गई है। तो इन दो से जाने वाला फ्लक्स इस टाइम पर क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो इन दो पार्ट के कारण भी क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन वो कैसे फाइंड करेंगे, हमें तो यहाँ पर निकालना ना, हमें यहाँ पर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो इन दो कारण तो कहीं और होगा, इधर होगा, इधर होगा, तो इसको कैसे रिजॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें, ताकि मुझे इन दो पार्ट को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़े, यानी ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस है और इस सरफेस है, इसे मुझे क्या करना है, इग्नोर करना है। तो उनको इग्नोर करने का एक ही तरीका है,
इस वायर को इतना लंबा कर दो, इतना लंबा कर दो कि इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है वो क्या हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। समझ में आ रही बात कि इन दोनों को हटाने का, यानी इसके कारण इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है, उन दोनों को हटाने का एक ही तरीका है कि इस वायर को इतना लंबा कर दो, इतना लंबा कर दो कि ये जो दो सरफेस हैं, ये सरफेस और ये सरफेस, जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उससे क्या हो जाए, बहुत दूर हो जाए। तो जब बहुत दूर हो जाएंगे तो उसके कारण, इन दो पार्ट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। और यही रीजन है कि हमने यहाँ पर कैसा वायर लिया है, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर लिया है, जस्ट टू नेग्लेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू फेसेस। इतनी बात क्लियर होगी आपको, मतलब ये चीज समझ में आया कि हमने यहाँ पर इनफाइनेटली लॉन्ग वायर क्यों लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इनफाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो तो ये होता है, ठीक है, वो हमने डेरिवेशन भी कर दिया है, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है कि क्यों हमने यहाँ पर इनफाइनेटली लॉन्ग वायर लिया, और साथ ही साथ जो डेरिवेशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, वो भी हमने क्या कर दिया यहाँ पर देख लिया है। नाउ एक क्वेश्चन कर लें यहाँ पर, देखो। ओके, नाउ अभी आपको लग रहा होगा कि दिस इज ए सॉलिड वायर या फिर दिस इज ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है। अगर मेरे पास जो सिलेंडर हो कैसा हो, खोखला हो, अगर मैं किसकी बात करूं, इस टाइप के सिलेंडर की बात करूं, या बोलते हैं हॉलो सिलेंडर की बात करूं, एक हॉलो सिलेंडर है, तो इस केस में क्या बोलोगे आप, यहाँ तो चार्ज होता ही नहीं क्योंकि यहाँ खोखला है, तो उस केस में क्या बोलोगे, अरे भैया ये तो है ना, ये तो है, ये चीज़ तो है, ये है ना, इसकी ये परत तो है, तो इसके कारण कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा नहीं होगा बताओ। तो ये ऐसे होगा ना, ये चीज़ होगा, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, हॉलो सिलेंडर की बात करता हूँ, तो केस कुछ ऐसा होगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो वायर है उसे क्या करना पड़ेगा, इनफाइनेटली लॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि मैं इस पार्ट और इस पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस पॉइंट पर, माना कहीं यहीं इस पॉइंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इस पार्ट और इस पार्ट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, मुझे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे इस वायर को क्या इतना लंबा कर दो, उतना लंबा कर दो कि ये दो पार्ट इस पॉइंट से क्या हो जाए, बहुत दूर हो जाए, बहुत दूर। तभी मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, वेरी वेरी लॉन्ग वायर, या बोल सकते हैं इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आई होप अब इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने हर शब्द ध्यान से सुना है और आपने यहाँ पर गौर फरमाया है तो अब कमांड आपके हाथ में है। ओके, नाउ अब क्या करें, एक क्वेश्चन कर लें, रुको थोड़ा, ठीक, और कुछ बचा है यहाँ पर। हो गया, एक चीज और, जब हम ये निकालेंगे, ये डायरेक्शन किसके बेस पे निकालेंगे, वो तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा था कि डायरेक्शन वी विल एनालाइज, सॉरी हम क्या करेंगे, एनालिसिस करके डायरेक्शन निकालेंगे। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा कहाँ की हो जाती है, इनवर्ड हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। वो तो हम किससे फाइंड करेंगे, बाय अवर एनालिसिस। ओके, नाउ तो आज यहीं पे खत्म करें इसको, ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं इसको, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, मतलब सिलेंड्रिकल सिमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ओके, और बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, कम से कम 8-9 क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, और सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, और सारों का जो लेवल होगा वो किस बुक से होगा, ग्रिफिथ बुक से होगा, और आप समझ सकते हो कि उन क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में हम कुछ चीज़ें छुपा देते हैं बच्चों से, और यहाँ वो क्या हो जाती हैं, बाहर निकलती हैं। छुपा देते हैं इसका मतलब वो टीचर गंदे नहीं है, मैं यही नहीं कहना चाह रहा, दे आर गॉड फॉर अस, पर हाँ वहाँ पर आप मजबूरी है उनकी कि वो आपसे छुपाएं, क्योंकि आप इसी में फंस जाओगे, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास इतना दिमाग, आपका दिमाग इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो इन चीज़ों को टैकल कर सके, यानी इन चीज़ों के साथ भी आगे बढ़ पाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या होने वाले हैं, वही डिफरेंट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।